हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में वेलकम करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 7, और जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, क्लास 12th। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, काफ़ी कुछ हमें पढ़ना था, पढ़ना है और पढ़ना रहेगा। और उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं पुनर्योजित डीएनए तक प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने जो पढ़ा है अभी तक, जितना भी माल मलिदा, उसको एक बार समराइज करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, जिसका पहला स्टेप, इसी का पहला स्टेप ये है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ ये क्या चीजें। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, ये हम कर चुके हैं वैसे तो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हमें आज इंपॉर्टेंट करनी है, पीसीआर मेथड जिसको हम कहते हैं, और यही हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पीसीआर का क्या सिद्धांत है, यानी कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो साथ में हमें जो है पीसीआर की आवश्यकता है, यानी कि क्या चाहिएगा हमें पीसीआर मेथड में और क्या उपयोग है पीसीआर मेथड के, ये भी डिस्कस करेंगे। तो अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ वाले टॉपिक की। देखो, हमने पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, वही वांछित जीन निकाला और उसको इसमें जोड़ा और बैक्टीरिया में डाला और फिर उससे प्रोडक्ट बनाया, ये सब हमने पढ़ चुका है। और एनसीईआरटी को देखो, कई बच्चों की जो खिचड़ा बन रहा है उसको मैं अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ टीचर्स के हिसाब से, वो बच्चों को, बहुत कम बच्चों को वो चीज़ समझ में आती है। देखो, पहले तो क्या है, हमने क्या कहा, क्या स्टेप्स थे हमारे कि हमें वांछित जीन चाहिए, जो हमें चाहिए उसको वहाँ से निकालना है, उसको प्लाज्मिड या वाहक में डालना है, फिर उसको बैक्टीरिया में डालना है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है और प्रोडक्ट प्राप्त करना है। ये हमारे फाइनल स्टेप्स थे। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, पहले वाले स्टेप को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, फिर दूसरे वाले स्टेप्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ाया। ऐसे सारे स्टेप्स की पहले तो डिटेल पढ़ाई, और अब उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है वो वापस ये आ रहा है। तो यहाँ पे वही चीजें रिपीट होने वाली है जो हम अभी तक कर रहे थे, लेकिन इससे दो चीजें होंगी। पहली बात कि क्योंकि पूरा चैप्टर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, और अगर मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रिया समझाओ, तो क्या आप पूरा चैप्टर लिखेंगे? नहीं। तो अभी उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है ये एनसीईआरटी दूसरे पोर्शन में बताती है। मतलब वो पहले डिटेल बता दी सारी, अब उसको शॉर्ट में एक स्टेप बाय स्टेप की, ये जो हमने सारा खिचड़ा पकाया था उसकी मेन स्टेप्स क्या थी वो लिख रही है। ठीक है, इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो पहले चीज आई है वही वापस रिपीट कर रहे। वो रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेम ही है, और एक दो चीजें जरूर नहीं है इसमें, जैसे पीसीआर मेथड नया आ जाएगा, और एक दो चीज जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो भी आएगी वापस। तो अब समझने की कोशिश करना। तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी अनेक पदों वाली एक जटिल प्रक्रिया है। इसके विभिन्न पद क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। पहला पद, अब आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड के अंदर कि भाई पुनर्योगज डीएनए, हालांकि देखो बोर्ड जो है वो इतने बड़े बड़े आंसर्स देता नहीं है क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आ गया तो कैसे लिखेंगे उसको शॉर्ट में, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबको छोटा छोटा कर दो, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है सब कुछ डिटेल में। हालांकि अगर कोई एक टॉपिक पूछेगा तो आपको डिटेल कर लिखना है उसका पूरा। जैसे मान लो हमसे पूछ लिया कि आप वांछित जीन को कैसे कट करेंगे या कैसे अपने जीव है उससे निकालेंगे, तो फिर आपको पूरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पुनर्योगज तकनीक के अंतर्गत समझाने के लिए बोलेगा तो फिर आप उसको छोटा कर देंगे कि भाई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और वो ये काम करता है, हमारे पास एग्जांपल पीबीआर, ये फलाना और ये, बस खत्म। क्योंकि हर को आप उतना डिटेल में नहीं लिख सकते, इस बात को समझना है। ठीक है, तो पहली क्या थी भाई, यही किया था हमने कि डीएनए का विलगन या पृथक्करण किया था। याद आया आपको मैंने बीच में बताया था कि हमारा जो, जैसे हमें इंसुलिन का जीन चाहिए, तो इंसुलिन का जीन जहाँ पे है वहाँ से पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, तो आपको याद है हमने बोला था कि अगर कोई हमारा वांछित जीन जो है वो बैक्टीरिया में है तो हम उसको लाइसोजाइम यूज करेंगे, है ना। प्लांट में है तो सेल्यूलेज यूज करेंगे, काइटिन यूज करेंगे, फिर अंदर की चीजों को गलाएंगे,
ये सारी बस वही कहानी वापस आने वाली है। तो भाई यही है, पहले तो हमारे वांछित जीन को वहां से हटाना, आइसोलेट करना डीएनए को। दूसरा हमने क्या किया था भाई, आइसोलेट ऐसे ही नहीं होगा, आपको कट करना पड़ेगा। इंसुलिन का डीएनए इतना लंबा है, आपको सिर्फ इंसुलिन का डीएनए चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कट के लिए हमने क्या मेथड्स पढ़े थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का खंडन किया था, उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस पढ़ा था कि क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कैसे काम करते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी डिटेल पढ़ी थी। तो ये दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, वांछित डीएनए खंड का विलगन। ठीक है, वही विलगन, वही वहां से डीएनए निकालना और ये देखना कि हमारा डीएनए प्लाज्मिड में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो वो जो हमने टेक्निक्स पढ़ी थी कि हमने कॉलोनी बनाई और फिर बीटा गैलेक्टोस, जो शायद कल वाली क्लास में ही हमने पढ़ा है। तो ऐसे भाई विलगन करना, पृथक्करण करना, पहले तो डीएनए निकाला पूरा की पूरा, फिर उसको काटा जो इंसुलिन था, लेकिन इंसुलिन वाला डीएनए अभी भी उस कीचड़ में पड़ा हुआ है, वहां से हमारा फ्रेगमेंट निकालना, वो खंड निकालना। ठीक है, तीसरा क्या था, विलगित डीएनए को संवाहक मतलब वही वाहक के डीएनए से जोड़ना, यानी कि वही वेक्टर से जोड़ना। तो फिर हमने वेक्टर वाली कहानियां पढ़ी कि हमारे पास एक पीबीआर वेक्टर है और वेक्टर में ये खासियत होनी चाहिए, वेक्टर की क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और ये वेक्टर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि वेक्टर, किसी वेक्टर में या संवाहक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी कि उसमें भाई एक मार्कर होना चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक से ज़्यादा साइट्स होनी चाहिए, जो हमने पढ़ी थी। तो ये सारी डिटेल पढ़ी थी, बस वही हम अब शॉर्ट में लिखेंगे वापस। पुनर्योजन डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, फिर जो हमारा वांछित जीन है उसको प्लाज्मिड से तो जोड़ दिया, अगर हमने कोई वाहक जो है वो प्लाज्मिड लिया है, जोड़ दिया इस वाले में, फिर इसको हमें कहाँ डालना है, हमें बैक्टीरिया या जिसके भी अंदर हम ग्रो कराना चाहते हैं उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेप आ गया कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट मतलब यही ये जिसमें दो जीन जुड़े हुए हैं, हमारा डीएनए प्लस प्लाज्मिड या वाहक का डीएनए, उसको किसी बैक्टीरिया में प्रवेश करवाना, किसी ऐसी चीज में प्रवेश कराना जहां हम उसकी ग्रोथ कराना चाहते हैं। और इसके लिए हमने पढ़ा था कि या तो आप किसी बैक्टीरिया में डाल दो, या डायरेक्ट प्लांट में डाल दो, या डायरेक्ट एनिमल में डाल दो। उसके लिए हमने पढ़ा था कि एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं, है ना, प्लांट में डालने के लिए जनरली टीआई प्लाज्मिड, लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। और उसके बाद अगर हम एनिमल में डायरेक्ट डालना चाहते हैं, बैक्टीरिया में नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं कि भाई इंसुलिन है तो डायरेक्ट एनिमल के अंदर ही डाल दे, अपने आप उसमें से इंसुलिन निकलता रहेगा, तो हमें फिर रेट्रोवायरस यूज करने पड़ते हैं, पश्य विषाणु। बस यही कहानी हमने यहाँ पढ़ी थी इस जगह पे। अब उसको वही समराइज कर रही है एनसीईआरटी। परपोषी कोशिका का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन, फिर आपने मान लो डायरेक्ट एनिमल या प्लांट में नहीं करवाया, आपने क्या किया, किसी बैक्टीरिया का सहारा लिया है कि हम उस बैक्टीरिया में करवाएंगे, तो उस बैक्टीरिया को आपको वृद्धि करवानी है, तो आप क्या करोगे, उन बैक्टीरिया को कहाँ डाल दोगे, संवर्धन माध्यम में डालोगे, कल्चरल मीडियम में डालोगे। कल्चरल मीडियम क्या होता है, बहुत बार आ गया, जिसमें वो सारे पोषक तत्व हो जो उस बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए जरूरी हो। तो ये स्टेप है, व्यापक स्तर पर संवर्धन करना। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाएगा, साथ में हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो भी बढ़ रहा है साथ साथ। वांछित उत्पाद, जो हमारा उत्पाद है, जैसे कि वही एक ही एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको बार बार कंफ्यूज नहीं हो कि भाई हमने इंसुलिन का जीन निकाला था, ठीक है, और इंसुलिन का जीन ही हमने इसमें डाला और फिर बैक्टीरिया में डाल दिया। तो अब ये बैक्टीरिया जब जब ग्रो करेगा, इसका वो जीन ग्रो करेगा, और जीन ग्रो करेगा इंसुलिन वाला डीएनए, तो इंसुलिन बनेगा ना, तो वो इंसुलिन हमारा क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद है, जो हमें चाहिए था, जो चाहिए था वो उत्पाद है, इसलिए वांछित उत्पाद। ठीक है, तो वांछित उत्पाद को वहां से निकालना भी नहीं है, निकालना भी है, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया बढ़ रहा है, हाँ अपना तो काम हो रहा है, इंसुलिन बन रहा है, भाई उसको निकाल के बाजार में बेचना भी तो है। तो ये वाली चीज इस स्टेप में आ गई। इसको अभी तक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसको अब पढ़ेंगे। वही एनसीईआरटी का क्या ही बोलूं मैं, पहले इसको डिटेल दे दी, बीच में ये स्टेप दे दिए, फिर अब आधी बाकी डिटेल बाद में दिए। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में कि ये चल क्या रहा है, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ। ठीक
ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये सब स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ये वाले स्टेप अब पढ़ेंगे, यहां से इस जगह से हमें अब डिटेल पढ़नी है, लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी ने इनको वापस शॉर्ट में फिर से दिया है, तो एक बार उसको देखेंगे हम, ठीक है। आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक मेथड पीसीआर बीच में आ रहा है, वो एनसीईआरटी इनके बीच में कहीं डाल रही है, तो फिर उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अब ये 7वां वाला हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वही वापस हम पहले वाले पे जा रहे हैं। कहाँ पे? वही हमारे वांछित जीन के बाहर निकालना है या उसको वहां से निकालना, वही स्टेप्स ये हम पढ़ चुके हैं 2 बार, एक नहीं 2 बार मैंने आपको ये चीज बताई है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, फिर से सुन लो, इंसुलिन ही लेके चलते हैं हम, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। आप चाहते हो कि मुझे जो है इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन जो डीएनए बना रहा है या जीन बना रहा है, जीन ही बनाएगा। तो आपने डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, संरचना देख ली है, और आपको पता चल गया है कि उस डीएनए का एक पार्ट है जो इंसुलिन बना रहा है, लेकिन पहले आपको वो डीएनए बाहर निकालना पड़ेगा। क्या किया था उसके लिए? तो वही पहले हमने कोशिका ली, कोशिका पे मैंने आपको कहा था डिपेंड करता है ये कोशिका किसकी है। अगर ये प्लांट की होगी तो आपको सेलुलेज डाल के इसके पहले कोशिका भित्ति हटानी पड़ेगी, और बाकी लिपोप्रोटीन डाल के कोशिका झिल्ली हटानी, सेल मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी। अगर बैक्टीरिया की है, मान लो वो जीन जो है जो आपको चाहिए वो किसी बैक्टीरिया में है, तो फिर आपको बैक्टीरिया को झिल्ली हटानी पड़ेगी, उसके लिए हम लाइसोजाइम यूज करेंगे। और अगर कवक है तो काइटिन यूज करेंगे, ठीक है। तो वही स्टेप्स यहाँ पे आने वाले हैं कि कैसे उस डीएनए को बाहर निकाला जाए, क्योंकि डीएनए तो भाई यहाँ है केंद्रक के अंदर, उसको निकालना कैसे। और मैंने आपसे कहा था स्पूलिंग नाम दिया था, वही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोशिका को विखंडित करने पर डीएनए अन्य दीर्घ अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स व लिपिड के साथ मुक्त होता है। भाई आप सब कुछ गला दोगे, लेकिन डीएनए अभी कीचड़ में, वही मैंने कहा बहुत सारी चीजें भरी हुई है, वो सारे को जो ऑर्गेनल्स थे, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए वारएनए, सबको आपने गला दिया, डीएनए को छोड़ के। डीएनए को नहीं गलाना है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, है ना। और ये भी कहा था कि आपको डीएनएज नहीं डालना है, न्यूक्लियस डालना है, लेकिन आरएनए वाला डालना है। डीएनएज डाल दोगे तो डीएनएज डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो आपको चाहिए उसी को डाइजेस्ट नहीं करना है, उसको तो पूरा के पूरा बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों के बीच हमारा जो है डीएनए कहीं फंसा हुआ है। वो कौन सा गाना है भाई, वो फंस गई गुंडों में, है ना, कुछ गाना मेरे को याद आ रहा, पूरा नहीं आ रहा, चलो ठीक है, बसंती गुंडों के बीच में फंस गई। तो भाई हमारी जो बसंती है वो डीएनए है अभी, और वो इन सब के बीच में फंसी हुई है, इसको निकालना है। जीवाणु कोशिका को लाइसोजाइम, ये वही जो मैंने 2 बार यहाँ पे इस जगह पे लिख के बताए थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, वही अब लिखे हुए आ गए हैं बोर्ड पे, तो आप उतार सकते हैं इसको, ठीक है। लाइसोजाइम पादप कोशिका को सेल्यूलोज व कवक कोशिका को काइटिनेज से उपचारित करेंगे तो क्या होगा कि इसकी ये झिल्ली जो है वो हट जाएगी, झिल्ली, कोशिका भित्ति जो भी है हट जाएगी। लेकिन अभी भी हमारा डीएनए तो अंदर है, और साथ में ये माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं, ये सब भी मौजूद है। फिर क्या करना पड़ेगा? आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन डालना पड़ेगा। मैंने कहा था न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं, आरएनएज और डीएनएज, ठीक है। डीएनएज हमें नहीं डालना है, क्योंकि डीएनएज तो डीएनए को खा जाएगा, हमें तो आरएनए को हटाना है। तो हम इस पे क्या डालेंगे? राइबोन्यूक्लियस डालेंगे, क्योंकि हमें आरएनए को डाइजेस्ट करना है। प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज डाल देंगे, जितने भी प्रोटीन है यहाँ पे। और भाई प्रोटीन तो सारे ऑर्गेनल्स अगर आप देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्बजीव, जो भी देखना चाहते हो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब में प्रोटीन, वसा, सिमिलर सी चीजें। तो आप ये सब चीजें जब डालोगे तो ये भी सारे क्या होते जाएंगे? डाइजेस्ट होते जाएंगे। लेकिन ये डाइजेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो कचरा पट्टी है वो अभी भी यहीं पड़ा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो गई, लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी गायब कर दिया। अब डीएनए को मैं थोड़ा कलरफुल बना देती हूँ, ये लो, ये हमारा डीएनए जो अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है इस कचरे में,
किस किस के कचरे में? आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और बची कुची जितनी भी चीजें हैं उन सब के कचरे में। ठीक। अन्य अणुओं को उचित उपचार से हटा लेने के बाद जो कचरा है उस सबको हटा लेंगे उचित उपचार से। अत्यधिक ठंडा, ये भी मैंने आपको बात बताई थी, ठंडा एथेनॉल मिलाने पर शुद्धिकृत डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। अब ये जो भी मटेरियल था हमारा, ये हमारा डीएनए और ये कचरा पट्टी, इसमें क्या करेंगे? चिल्ड एथेनॉल, याद आया मेरी क्लास का कुछ हिस्सा, चिल्ड एथेनॉल डाल देंगे। उससे क्या होगा कि डीएनए में प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन समझते हैं? केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करे हो कि कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज में मिलाया जाए और मिलाने से वो चीज जो है वो नीचे पैंदे पे जाके बैठ जाए या ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाए, इकट्ठी सी हो जाती है, तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो डीएनए क्या होता है, जैसे आप इसको चिल्ड एथेनॉल में डालते हैं तो डीएनए ऐसे ऊपर आ जाता है, ऐसे एक ही है वैसे ये सारा। और मैंने आपसे कहा था कि ये आपके प्रैक्टिकल में है और मुझे आपको क्लास में ही दिखाना था ये, लेकिन वही मटेरियल नहीं आया है और मैं दिखाऊंगी उस प्रैक्टिकल को। तो क्योंकि वो प्रैक्टिकल में भी, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड भी है, तो फिर हम उसको प्रैक्टिकल वाले जो चलाएंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, पर इसको याद रखना, इसको हमने क्या कहा था? स्पूलिंग कहा था। ये डीएनए ऐसे इकट्ठा हो जाएगा ऊपर आके, तो आप उसको फोर्सेप्स से उस डीएनए को उठा लो। इसमें आपका वांछित डीएनए है, इंसुलिन वाला अगर आप बोल रहे हो, तो इसी में आपका जो है बसंती छुपी हुई है कहीं ना कहीं, है ना। अभी तो हमने बसंती को निकाल लिया, बसंती में भी उस परफेक्ट खंड को निकालना है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो है अलग हो गई। शुद्धिकृत, शुद्धिकृत मतलब प्योर डीएनए, और यही डीएनए मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकल करके। ठीक है, अवक्षेपित या प्रेसिपिटेशन, और जिसके स्कूल में हो गया हो तो वहां देख लिया होगा उन्होंने। इस डीएनए को धागों के रूप में हटाना स्पूलिंग कहलाता है। ठीक है, स्पूलिंग कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से भी, प्रैक्टिकल के लिए भी, बोर्ड में भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाली चीज। स्पूलिंग किसको कहते हैं पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। बात खत्म हो गई, हमारा डीएनए बाहर आ गया, लेकिन अभी भी वो तो बहुत लंबा डीएनए है, आपको उसको क्या चाहिए? काटना पड़ेगा। तो काटने वाले स्टेप में हमने क्या पढ़ा था? वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसकी कहानियां बड़ी थी, अभी उसको शॉर्ट में लिखना है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, सेकंड स्टेप, यही किया था हमने। डीएनए अणु को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में काटना या विखंडित करने के लिए शोधित शुद्धिकृत डीएनए अणु को विशिष्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि जो भी आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये आपका डीएनए और यहाँ पे आपका वो वांछित जीन है, जिसको मैंने पहले भी बोल दिया था, क्योंकि मुझे बहुत जोर आ रहा है बार बार वांछित जीन लिखने में, तो मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट लिखूंगी इसको। ये हमें चाहिए इस डीएनए में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारी आणविक सीजर है, यानी कि आणविक कैंची है, इसका पता है आपको कि ये तो किसी विशिष्ट स्थलों पे काटती है, कोई सीक्वेंस पे काटती है। ये इसका कोई सीक्वेंस होता है, जैसे कि हमने उसका पढ़ा था ई कोलाई R1 का, याद आ रहा हो आपको पुरानी कहानियां। ये मेरा मकसद सिर्फ आपको रिवाइज कराने का, एक तरह से हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ई कोलाई में हमने पढ़ा था कि वहां पे GAATTC ये होता है, ई कोलाई R1 का, इको R1 का, यही सीक्वेंस देखा था हमने कि इसका विशिष्ट स्थल ये है, इस स्थल पे काटता है ये G और A के बीच में। याद आया कुछ? स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो जीन है इसका सीक्वेंस क्या है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे अपना क्या? RE, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ऐसा नहीं कि कोई भी उठाया और काट दिया। दूसरा, आपको जिसमें इसको जोड़ना है, क्योंकि इसको प्लाज्मिड में जोड़ना है, वेक्टर में जोड़ना है, तो आपको ये बात भी बताई थी कि जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप इसको काटेंगे उसी से आपको प्लाज्मिड को भी काटना है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो मैं यहाँ पे काम में ले रही हूँ, ऐसा कोई वेक्टर, ऐसा कोई प्लाज्मिड मेरे पास है या नहीं।
अच्छा, एक और चीज जो शायद मुझसे छूट गई है कि यही कि भाई जरूरी थोड़ी कि आप जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ले रहे हैं उसका कोई स्थल आपको किसी भी प्लाज्मिड में मिले। तो इसीलिए आजकल सिंथेटिक प्लाज्मिड भी बनाए जाते हैं और ये EcoR1 एक सिंथेटिक प्लाज्मिड भी है। शायद मैं इसको बताना कहीं भूल गई हूँ, है ना। ये EcoR1 सिंथेटिक है क्योंकि इसमें हमने जानबूझ के ऐसी रिस्ट्रिक्शन साइट्स लगाई है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमारा मन चाहा रिस्ट्रिक्शन इधर भी काट दे और उधर भी काट दे। तो कुछ प्लाज्मिड हमने बनाए हैं, ठीक है, सिंथेसिस भी किए हैं। ये एक चीज शायद मुझसे कहीं छूट गई है। ठीक, तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर लिया, इसको काट दिया। स्रोत डीएनए व वाहक के डीएनए एक ही विशिष्ट प्रतिबंधित एंजाइम से काटने के बाद बात आ गई कि सेम से काटना है आपको, जिससे इसको काटा है उसी से आपको अपना प्लाज्मिड जिसमें आप इसको जोड़ना चाहते हैं उसको काटना है। और कैसे एंड्स काटने हैं? स्टिकी, ब्लंट एंड्स नहीं काटना, कवारे रखने हैं उनको ताकि चिपक जाए वो, ठीक है। और चिपकाने के लिए क्या यूज करते हैं ये भी हमने बात की थी कि अर्थात वह जीन जिसकी क्लोनिंग की जानी है, मतलब इसकी क्लोनिंग करनी है, इसकी कॉपीज बनानी है आपको। तथा कटा हुआ वाहक मतलब ये यहां से काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टिकी एंड्स बना लेगा। ऐसे, और वैसे ही यहां पे भी स्टिकी एंड्स होंगे ऐसे। इसको काटने पर व्हाइट वाले को व्हाइट बनाया है तो इसको व्हाइट बनाती हूँ ताकि ये यहाँ के जुड़ सके। लेकिन जोड़ने के लिए क्या लगेगा? जोड़ने के लिए उपयुक्त खाली स्थान पर हमें क्या डालना पड़ेगा? लाइगेज डालना पड़ेगा। ये बात भी हमने की थी, सब किया हुआ है हमने। तो लाइगेज की 2-4 बूंदे इधर डालो फेविकॉल की तरह और हमारा वांछित डीएनए इससे जाकर जुड़ जाएगा ऐसे। इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसको क्या बोल रहे हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पूर्ण योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और क्या बोल रहे हैं? एक और नाम बताया हुआ है रूपांतरित। लेकिन रूपांतरित जनरली हम बैक्टीरिया में जाने के बाद बोलते हैं कि बैक्टीरिया में ये गया है या नहीं, उसके आधार पर बोलते हैं, ठीक है। रूपांतरित वाला जो है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे अब? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। ठीक, यहाँ की बात हमने की थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बात एनसीईआरटी अब याद आई। एनसीईआरटी भी कभी कभी हमारी तरह हो जाती है, वो पहले उसने बता दिया फिर वहाँ पे कुछ छूट गया होगा तो अब उसको लगा यार चैप्टर तो आधा होने को आ गया। वही हम जोर आता है ना हमको कई बार कि यार अब फिर से मिटा के कौन लिखेगा यार, ये फिर से कौन लिखेगा बीच का एक। तो अब एनसीईआरटी इसको यहाँ पे बता रही है, जबकि जब उसने डिटेल में वहां बताया है तो वहां पे बताना था, ठीक है। क्या है पीसीआर ये सुनो, और क्यों की जा रही है पीसीआर ये सुनो। आपने जीन सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि मुझे वो वाला जीन चाहिए, ठीक है, ले लो बेटा। आपने उसको प्लाज्मिड में डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद आपको वो टेस्ट करना है ना कि आपका जो जीन है वो प्लाज्मिड में जुड़ा भी है या नहीं। आपने एक जीन लिया, एक जीन प्लाज्मिड में डाल दिया, मान लो किसी वजह से प्लाज्मिड ने उसको जोड़ा ही नहीं या आपका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्या करना पड़ेगा? फिर से वापस वही स्टेप्स, फिर से जीन निकालो। और जीन निकालने के स्टेप्स आपने पढ़े ही, वही लाइगेज पाइगेज डाल, मतलब वो लाइसोजाइम डालोगे, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यू, सारा प्रोसेस मतलब। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि मैंने चुटकी बजाई और हो गया, या हमने जितनी जल्दी कर दिया उतनी जल्दी हुआ नहीं है, या कम से कम महीनों लग जाते हैं इन स्टेप्स को करने में। तो आप तो बड़े दुखी यार, अब तू फिर से जीन निकालना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्लान बी। वो प्लान बी है ये पीसीआर, कि हम जब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालते हैं उससे पहले ही एक चालाकी कर देते हैं। क्या? उसकी कॉपीज बना लो, फोटोकॉपी करा लो, है ना। आपको डर लगता है कई चीज़ का कि मेरा ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये कहीं घूम जाएगा, तो आप क्या करते हो? उसकी फोटोकॉपी निकाल लेते हो। तो बस यहाँ पे कॉपीज बना देंगे। इससे 2 चीज़ें होगी। पहली तो अगर आपके 1-2 जीन उसमें से खराब भी हो गए, किसी कारणवश एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गया, तो आपके पास पहले से अपना एक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है।
दूसरा, ये जो कॉपीज बनेगी, अब देखो एक जीन को आप बैक्टीरिया में डालोगे वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, या आप 100 जीन डालोगे और 100 बैक्टीरिया में डालोगे उसकी प्रोडक्ट ज्यादा होगी। ऑब्वियसली 100 डालोगे उसकी प्रोडक्ट ज्यादा होगी। तो हमारे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो हमारा प्लान बी तैयार हो रहा है, दूसरा हमारी कॉपीज बढ़ने से हम उसको बहुत सारे प्लाज्मिड में डाल के प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत सारा है, 1 अरब के बराबर। ठीक है, मतलब कि जो जीन हम एक निकाल रहे हैं उसकी 1 अरब कॉपीज तैयार करेंगे, और वो 1 अरब कॉपी कौन तैयार करेगा? वो तैयार करेगी हमारी पीसीआर मशीन। याद करो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मैंने समझाई थी, वहां पे पीसीआर वर्ड आया था, हालांकि मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी बहुत छोटे में, लेकिन मैंने वहां पे कहा था कि हम इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। और एक बच्चे ने मुझसे डाउट ग्रुप में पूछा भी था, तब भी मैंने उसको ये कहा था, शायद वो मृत्युंजय थी, उसने मुझसे पूछा था कि मैम पीसीआर क्या होता है, तो मैंने उसको कहा था बेटा आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बस वो आगे वाला चैप्टर यही है। ठीक है, तो पीसीआर टेक्निक कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। क्या करनी है? कॉपी तैयार करनी है। तो पीसीआर की पहले तो फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, आ जाओ अब मैदान में। पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक, वांछित डीएनए की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। जो मैंने अभी रामायण आपको समझाई उसको एक लाइन में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, पर्याप्त मात्रा नहीं तो आप अधिक मात्रा लिख सकते हो भाई। पर्याप्त मतलब जितनी हमें चाहिए, उससे ज्यादा ही मिलती है। इस विधि द्वारा इन विट्रो, अब ये इन विट्रो क्या होता है? देखो 2 कंडीशन होती है, और मुझे पता है कि आपको नहीं पता है आधे बच्चों को कि इन विट्रो और इन विवो क्या होता है, लेकिन पता होना चाहिए। देखो 2 होता है, एक होता है इन विट्रो, अगर बायो ली है तो ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो डूब मरने की सिचुएशन आ जाएगी। और एक होता है इन विवो, मोबाइल, विवो एक मोबाइल आता है। देखो इन विट्रो होता है जब हम कोई चीज नेचुरली जहां पे होती है उससे हटा के कहीं करवाते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में, लैब में, है ना। जैसे अगर आपने टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा था तब वहां पे आया था कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। क्यों? हम नॉर्मली फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है, जन्म जन्मांतर से हमें पता है, लेकिन हम कहाँ करा रहे हैं? हम टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं। तो ये क्या है? इन विट्रो है। और इन विवो क्या होता है? इन विवो, देखो इन दोनों का हिंदी मुझे याद नहीं है, मेरे से मत पूछना, मैं बहुत दुखी हूँ वैसे ही। ठीक है, ये हिंदियों के चक्कर में इन विवो इन विट्रो याद है मुझे। ठीक है, कुछ है यहाँ पे कहीं लिखा हो तो नहीं है। हाँ आ गया, पात्रे, पात्रे संवर्धन बोलते हैं, पात्रे, याद आया पात्रे, इसको पात्रे कहते हैं, इसका अभी भी मेरे को याद नहीं है। ठीक है, ये पात्र, पात्र का मतलब बर्तन, संस्कृत वर्ड है पात्र, तो उससे आपको शायद याद रह जाए कि किसी बर्तन में करवाया है, मतलब नेचुरल जगह से हटके करवाया है। ठीक है, अब अभी जो मैंने लाइन बोली कि मैम मैं दुखी हूं, तो कई बच्चे इमोशनल, अरे वैसे दुखी नहीं हूं, मतलब ये हिंदी इंग्लिश से दुखी हूं। ठीक है, तो ये जो है पात्रे संवर्धन करवाया, और ये इसका मेरे को हिंदी नहीं पता है फ्रैंकली स्पीकिंग। विवो, विवो का मतलब होता है जहां वो चीज है वही करवा देना। जैसे कि आपने स्पर्म को लेके यूट्रस में डाल दिया, भले ही आपने आर्टिफिशियल स्पर्म लिए हो कहीं से और डाले, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपने फीमेल की बॉडी में ही करवाया, तो वो होता है इन विवो। तो हम यहाँ क्या करवा रहे हैं? हम यहाँ भाई हमारा जो पीसीआर मेथड है वो क्या कर रहा है? डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन किसी नेचुरल चीज में नहीं कर रहा, मशीन के अंदर कर रहा है, इसीलिए वो क्या है? इन विट्रो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई है मैंने, जिंदगी भर का सुख प्राप्त हो जाएगा अगर इस बात को समझ लिए, क्योंकि बहुत बार आएगा। चलो, और कई ऐसे खतरनाक वाले जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ के बेसिक पूछते हैं। कुछ नहीं, मेरे को तो बेसिक बता दो, आपकी बायो मेरे को पता है कितनी आती है आपको, आप तो बेसिक बताओ। ठीक है, चलो, तो ये है प्रयोगशाला परिस्थितियों में वांछित जीन की 1 अरब प्रतियां प्राप्त की जा सकती। बहुत है 1 अरब तो, है ना।
पैसे होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। चलो, पीसीआर तकनीक को सन 1985 में, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है भाई, ये तो एनसीईआरटी लिखती है इसलिए आपको याद रखना है, और ये है क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीसीआर तकनीक को सन 1985 में किसने खोजा था? कैरीमुलस। रट जाने चाहिए ये कौन किसने खोजा था, जो जितने भी नाम आए हैं, कैरीमुलस ने खोजा था और कई बार आ चुका है, ठीक है, बोर्ड में भी। चलो, अभी पीसीआर का सिद्धांत क्या है कि कैसे ये कॉपीज बनेगी, सब करेंगे धीरे धीरे। यह तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब डीएनए को उच्च ताप पर, ये ताप है ना जो, ये उच्च ताप, उसको याद रखना, उच्च ताप पर लाया जाता है तब विकृतीकरण हो जाता है। क्या होता है विकृतीकरण? प्रोटीन, क्लास 11th में चलते हैं पहले, वहां पे आपने पढ़ा होगा प्रोटीन का विकृतीकरण। जब प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो अपना संरचना खो देता है, उसकी सुध-बुध गायब हो जाती है। ऐसा ही डीएनए के साथ होता है। डीएनए नेचर को देखो, इंग्लिश वर्ड है डीनेचरेशन, यानी कि जो उसका नेचर है उससे हट जाता है। तो डीएनए को जब आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो वो अपना नेचर खो देता है, सुध-बुध खो जाता है। अब ये सुध-बुध क्या खोता है? तो आपको पता है कि डीएनए जो है वो द्विकुंडलित होता है, राइट। अब जैसे आप इसको हीट करते हो तो इनको गर्मी लगती है, गर्मी लगती है तो ये दोनों, अरे यहाँ डीएनए बना हुआ है, ये इसको कैसे भूल गए, ये रहा डीएनए, दिख रहा है आपको स्क्रीन। जैसे इनको गर्मी लगती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं कि भाई टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, बहुत चिपका चिपकी हो गई, ये अलग हो गए, तो ये दोनों थ्रेड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। याद करने के तरीके हैं ये। टेम्परेचर दिया तो दोनों, नेक्स्ट स्टेप आ गया है इससे कि दोनों सिरे जो हैं, दोनों एंटी पैरेलल जो है, प्रति समांतर, वो क्या है? अलग हो गए, ठीक है। ये सिद्धांत पर काम करता है। अब अलग हो गए तो अब हम वहां पहुंच गए हैं, कहाँ? जहां हमने डीएनए रेप्लिकेशन करवाया था, डीएनए की कॉपीज बनाई थी। हमें यहाँ पे डीएनए की कॉपीज बनानी है, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला जो है अलग है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं, जिससे इसके दोनों रज्जु के अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये पॉलीमरेज एंजाइम क्यों है? पहले बता चुके हैं कि जब भी आपको डीएनए रेप्लिकेशन कराना हो या आरएनए रेप्लिकेशन कराना हो तो आपको उसका दूसरा स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा, कॉपी बनानी पड़ेगी, और कॉपी बनाने के लिए हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम्स है। डीएनए के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ऐसे सारे पढ़े हुए हैं हमने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बस वही पॉलीमरेज एंजाइम लाना है, इन दोनों अलग रज्जुकों को प्रतिलिपि तैयार कर देता है, फलस्वरूप मूल रज्जु की अणु प्राप्त हो जाता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड द्विरज्जु के पहले कॉपीज तैयार हो जाएंगी, फिर वो लाइगेज एंजाइम डालोगे, वो जुड़ जाएंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में ये स्टेप्स पढ़े थे हमने, लेकिन यहाँ पे जो चीज है वो दिक्कत दे रही है, ये उच्च ताप। इस उच्च ताप पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज कुछ काम का नहीं। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको शायद बताया था कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जिंदा रहते हैं, थर्मोफिलस, हीमोफिलस बताए थे ना। उसमें से एक बैक्टीरिया है थर्मो इक्वेटिकस, या थर्मस इक्वेटिकस, ठीक है, हो सकता है थर्मस लिखा हो कहीं बुक में, थर्मस इक्वेटिक। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत हाई टेम्परेचर पर, मतलब गर्म उबलते पानी में भी जिंदा रह जाएगा। तो इसके अंदर जो एंजाइम है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो भी इतना स्ट्रांग होगा। हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री, तो हमारा पॉलीमरेज तो 37 डिग्री पे ही काम कर सकता है, उससे ऊपर जाते ही बर्बादी की तरफ चला जाएगा, बेड़ा गर्क। लेकिन ये 100 डिग्री, और हमें ये अभिक्रिया जो है पीसीआर मेथड, ये कम से कम अगर अलग अलग बुक पे हम जाएं, देखो नॉर्मल बुक्स कहती है कि 74 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है ये, 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन अगर हम सारी बुक्स को देखें, दुनिया भर की बुक्स और एनसीईआरटी को, तो आपको ये रेंज मिलेगी 92 से, कई बुक्स में 95 तक दे रखी है, और कहीं तो 92 से 94 ही देती है। तो आप चाहे तो रेंज में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी
बुक में कहीं ये फिक्स टेम्परेचर नहीं दिया, यहाँ तक कि जो डायग्राम बनाया है वहाँ पे भी नहीं दिया। वो मतलब ये कि भाई दुनिया भर की बुक्स अलग अलग दे रही है, मैं इस चीज़ से आज़ाद है ना, ठीक है। तो भाई इस टेम्परेचर में हमारा डीएनए पॉलीमरेज तो गया काम से, तो उसको काम नहीं ले सकते, तो हम इसके डीएनए पॉलीमरेज को काम में लेते हैं। और इसीलिए ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका डीएनए पॉलीमरेज आप पीसीआर चेन में यूज करते हो और क्यों, जिसके रीजन मैंने आपको समझाया। आ जाओ अब आगे। प्रतिक्रिया को उच्च ताप पर सक्रिय डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से बार बार दोहराने से डीएनए की अनेक प्रतियां मिल जाती हैं। एक मशीन होती है, अभी फोटो बताऊंगी मैं आपको। इस मशीन में सारा मटेरियल डाल देते हैं। क्या मटेरियल डालते हैं? डीएनए डाल दिया, पॉलीमरेज डाल दिया, प्राइमर डाल दिया। प्राइमर चाहिए ना, आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज की नखरे, उसको पहले प्राइमर चाहिए होता है ना, कोई फिक्स सांद्रता चाहिए होती है, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। मैंने कहा था इसके बहुत नखरे हैं, तो वो सारे नखरे सहने पड़ेंगे। Mg चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन। ये देखो, ये है पीसीआर मेथड। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या आवश्यकता है। ये डीएनए सैंपल जिसकी हमें कॉपी करानी है, ये प्राइमर जो इसमें काम में आएगा, ये न्यूक्लियोटाइड क्योंकि आपको दूसरा स्ट्रैंड बनाना ना डीएनए का। एक स्ट्रैंड तो आपके पास है, दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनाओगे? न्यूक्लियोटाइड तो चाहिएंगे ना, AGTC ये चाहिएंगे, पेंटोस शुगर चाहिएगी क्योंकि डीएनए जिससे बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड चाहिएंगे। ये टैक पॉलीमरेज। अच्छा, जो ये थर्मस इक्वेटिकस से जो हमें पॉलीमरेज मिला है उसका नाम बोलना भूल गई मैं, टैक पॉलीमरेज, ठीक है, नाम याद रखना है आपको। थर्मस इक्वेटिकस तो उसका वो है बैक्टीरिया, उससे जो पॉलीमरेज मिला है उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। और ये है मिक्स बफर। मिक्स बफर मतलब वही एसिड बेस का सॉल्यूशन। और पीसीआर ट्यूब, ये ट्यूब है जिसके अंदर ये सारा मटेरियल डालना है। और ये वो मशीन है जो 1 अरब कॉपी तैयार करने वाली है। इस मशीन में सब कुछ डाल देते हैं, मशीन घुमा देते हैं, बुर 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 बुर, और कॉपीज तैयार हो जाती है। होता क्या है अंदर, लास्ट ईयर 2000 अभी तो 22 चल रहा है, 2021 नीट का क्वेश्चन है ये, पीसीआर की क्या और इस 2021 ही नहीं, उससे पहले भी आया हुआ है। पीसीआर टेक्निक के 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी के थ्योरी में कहीं नहीं है, लेकिन डायग्राम में उन्होंने बता रखे हैं, पिक्चर में बता रखे हैं, ठीक है। तो वहां से, इसलिए मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से या तो वही गुमशुदा की तलाश में डायग्राम टिका देते हैं, या डायग्राम में से कुछ उठा के क्वेश्चन बना लेते हैं, तो सब देखना है। ये रहे वो 3 स्टेप्स। पहला है डी नेचर, जो हमने विकृतीकरण बोला, हिंदी में लिख दूं भाई, विकृतीकरण। क्या था विकृतीकरण? अभी समझाया कि जब हम हमारे डीएनए को, जिसकी हमें कॉपी बनानी है, यहाँ पे देखो 95 दिया हुआ है, ठीक है, 94 जनरली हम देखते हैं मैक्सिमम बुक में। 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो इसका डीनेचराइजेशन हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड इसने अलग नहीं किए, यहाँ अलग किए, यहाँ कर देने थे, देखो वैसे अलग कर दिए, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे दोनों में गैप है, ठीक है। तो डीनेचर। दूसरा स्टेप होता है एनिलीन। एनिलीन को भाई हिंदी इंग्लिश में भी एनिलीन ही कहते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। एनिलीन में क्या करेंगे हम, हमारा प्राइमर डालेंगे। ये जो प्राइमर है जो क्या करता है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड के कौन से प्राइम पे आके जुड़ेगा, 3' पर आके जुड़ता है, ये भी याद रखना, क्योंकि वही पुराने, मैंने आपसे कहा था कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में फिर से काम में आने वाले। जब हमने कॉपी बनाई थी डीएनए रेप्लिकेशन में, तो हमने कहा था ये जो पॉलीमरेज है इसकी एक और जिद, एक और नखरा क्या होता है कि मैं 5' से 3' के ही क्या बनाऊंगा, कॉपी बनाऊंगा। तो भाई 5' तो उसको बनाना है, तो शुरुआत तो 3 से करनी पड़ेगी। तो 3' पर आकर हमारा प्राइमर जुड़ जाता है, ताकि हमारे पॉलीमरेज भाई साहब आए, उनके लिए तैयारी कर लेते हैं। तो भाई 2 स्ट्रैंड है, तो इसके 3 पे और इसके 3 पे प्राइमर आकर जुड़ गया, ऑरेंज वाला ये प्राइमर जुड़ गया, इसको कहते हैं एनिलीन। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्तारण। विस्तारण, ठीक है। विस्तारण में क्या होगा, प्राइमर आया, अब हम यहीं पे हमारा वही मिक्सचर तो डाल ही रखा है, टैक पॉलीमरेज आएगा।
टैक पॉलीमरेज और ये न्यूक्लियोटाइड जो हमने इसमें डाल रखे हैं AGTC और पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ये आएंगे और इसकी भी एक कॉपी बना लेंगे, इसकी भी एक, तो 4 DNA हो गए। ऐसे कॉपीज पे कॉपीज, फिर वापस ये स्टेप यहाँ पे घूम के यहाँ चला जाएगा, फिर वापस सेम प्रोसेस होगा। इस तरह से 1 अरब कॉपीज जो है वो तैयार हो जाती है। 2 टेम्परेचर आपको याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे 55 दे रखा है, कहीं पे 45 से 55 की रेंज आपको मिलती है। वैसे 50 डिग्री भी कहीं लिखा हुआ है, तो आप मान लो 45 से 50 डिग्री के सेंटीग्रेड। ये वाला इतना कभी इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप देख लो, और NCERT में तो कोई टेम्परेचर दिया ही नहीं है डायग्राम में, ठीक है। तो ये है PCR मेथड। अब ये हमारे कंपोनेंट्स हैं और ये वो प्रोसेस है। आवश्यकताएं क्या है इसकी, तो देख ही रहे हो आप, क्या क्या हमने काम में लिया वही लिखना है आवश्यकताओं में। एक तो हमने काम लिया PCR मेथड के लिए मौलिक आवश्यकताएं, क्या चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले DNA का साझा, मतलब जिसकी आपको कॉपी बनानी है वो DNA चाहिए। DNA जिसकी प्रतियां बननी चाहिए, ठीक है, या आवर्धन, आवर्धन का मतलब वही नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ानी है। न्यूक्लियोटाइड प्राइमर होना चाहिए, जो 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड लंबे DNA का खंड होता है। प्राइमर क्या होता है, एक तरह से DNA का खंड ही होता है। उच्च ताप पर सहनशील DNA पॉलीमरेज, प्रायः टैक पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है, जिसे थर्मस इक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, बता चुकी हूं। फिर उसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक या Mg आयन की सांद्रता। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोज मतलब वही न्यूक्लियोटाइड चाहिए आपको, और DNA वाले न्यूक्लियोटाइड चाहिए, क्योंकि RNA में तो एक चेंज होता है ना यूरेसिल और थाइमिन का, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, आप डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। अब उपयोग क्या है PCR मेथड के। PCR मेथड के उपयोग क्या है भाई, पहली तो वही कॉपी बनाना, किसी भी जीन की बहुत सी प्रतियां प्राप्त करना, इन्हें DNA क्लोनिंग या DNA अनुक्रम ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA सीक्वेंस, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे भी यही किया था, कॉपीज बनाई थी, तो उसमें PCR का नाम लिया था हमने वहाँ पे, तो ये वो PCR है। जीनोम के DNA की बहुरूपता का अध्ययन करने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म का अध्ययन करने के लिए भी हम करते हैं। क्या है ये बहुरूपता, भूल गए वो बात जब मैंने कहा था कि हमारे DNA का 99.9% DNA सेम होता है, 0.1% DNA अलग होता है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो सब में अलग अलग होता है। उसी को ज्ञात करने के लिए भी PCR करते हैं, कॉपीज बनाते हैं। आ रहा है कुछ याद, हमने वही 3 एग्जाम्पल लेके समझे थे, उसके 3 गर्ल्स के नाम मैंने लिखे थे वहाँ पे। फॉरेंसिक साइंस में DNA फिंगरप्रिंटिंग आ गया भाई, DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी PCR का उपयोग होता है, ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था PCR मेथड। अभी हम कौन से स्टेप तक पहुंचे, अभी हम पहला दूसरा किया है हमने, रिस्ट्रिक्शन वाला और कॉपीज तैयार की है। वापस हम तीसरे पे आ जाएंगे जो हमने फर्स्ट में। देखो अब समझना बात को, ये जो हम स्टेप्स शुरू में लिख के आए थे, कहाँ तक बात की है आज हमने, यहाँ बात कर ली। ये आइसोलेशन कर लिया हमने DNA खंड का, ठीक है। अब इसके नीचे DNA को हम स्पूलिंग से कर लिया, रिस्ट्रिक्शन तक पहुंचे। अब हमने कॉपी बना ली है उसकी DNA खंड की। DNA खंड का विलयन कैसे किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके काट लिया, उसका खंड का विलयन कर लिया और कॉपी बना दी है। अब 4th स्टेप आ जाएगा वापस आपकी NCERT में, ये वाला विलगित DNA को संवाहक से जोड़ने वाला, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर अब शॉर्ट में फिर तो यहाँ से शुरू करेंगे कल की कहानी वापस, ठीक है, समझ गए। और ये तो हमें पूरा नया ही पढ़ना है। चलिए, तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा करती हूँ मैं, और क्या बोलते हैं वो स्कूल में, डिस्पर्स, है ना, डिस्पर्स, सभा समाप्त हुई।